नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल K2 कुंडली कुंडलिनी पर। आज हम आपसे परिचर्चा करेंगे राहु और केतु के बारे में और इसके अलावा जो नैसर्गिक रूप से शुभ और अशुभ ग्रह होते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले भ्रांतियां राहु और केतु को लेकर आम समाज में बहुत ज्यादा हैं। ये राहु केतु हैं क्या, पहले ये समझते हैं। देखिए, जो सूर्य का आभासी पथ है वो, यानी जिस कक्षा में अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है वो कक्षा, तो जब हम अर्थ पे बैठेंगे तो हमें सूर्य दिखाई देगा घूमता हुआ उसी कक्षा में। और जो चंद्रमा की कक्षा है वो चंद्रमा अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है जिस कक्षा में, यानी सोलर ऑर्बिट एंड द लूनार ऑर्बिट एज अपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ। ये दोनों जहां एक दूसरे को काटते हैं, एक इमेजिनरी बिंदु आ जाएंगे, क्योंकि वो कक्षा हवा में बनेगी। दोनों कक्षाएं जहां काटेंगी तो जो असेंडिंग नोड है, जो ऊपर उठता हुआ बिंदु है, उसका नाम है राहु, और जो दूसरा बिंदु नीचे की तरफ जा देगा वो है डिसेंडिंग नोड, जिसका नाम है केतु। तो इसको हम बोर्ड से भी समझते हैं। देखिए, ये है सूर्य का आभासी पथ। हमें सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, तो इस तरह से दिखाई देगा अर्थ से। इसी तरह से चंद्रमा जो है वो चारों तरफ अर्थ के चक्कर लगा रहा है। ये दोनों जिस बिंदु पे काटते हैं, ये पहला बिंदु है असेंडिंग नोड, ऊपर की तरफ उठ रहा है, इसमें राहु इसका नाम है। इसी तरह से जब ये डिसेंडिंग नोड, क्योंकि चंद्रमा का पथ जो है ये है, तो ये डिसेंडिंग नोड यहां पर आएगा। ये जो कटाव बिंदु है सूर्य और चंद्रमा के कक्ष का, केतु इसका नाम है। तो राहु और केतु ये दो मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। तो ज्योतिष में दो महत्वपूर्ण ग्रह राहु और केतु का अस्तित्व ही नहीं है हकीकत में। तो ये सिर्फ दो बिंदु जो है, ये कटाव बिंदु राहु और केतु, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो बिल्कुल ठीक किसी ग्रह जैसा ही देखा गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अध्ययन के पश्चात ये पाया कि ये दोनों राहु और केतु एक मेलेफिक प्लैनेट, यानी एक नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह की तरह बिहेव करते हैं। तो राहु केतु के अलावा और कौन कौन से ग्रह पाप ग्रह हैं? सूर्य, मंगल, शनि और राहु और केतु। तो ये 5 ग्रहों को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। और बाकी बचे हुए बृहस्पति और शुक्र, इनको नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है, इनको शुभ ग्रह माना गया है। लेकिन बुध अगर पाप ग्रह के साथ बैठा है तो पाप ग्रह माना जाता है, और शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो शुभ ग्रह माना जाता है। अकेला बैठा है तो भी शुभ माना जाता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष की षष्ठी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक एक शुभ ग्रह माना जाता है। इसके अलावा अगर हो तो वो भी एक पाप ग्रह माना जाता है। लेकिन फिर भी बुध और चंद्र अगर पाप ग्रह भी हों तो भी वो बाकी ग्रहों जो पाप ग्रह हैं उनसे कम पापी माने गए हैं। तो ये नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, यानी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं बृहस्पति। ये हमेशा सर्वदा शुभ माने गए हैं, चाहे कोई सी भी लगन की कुंडली हो, वहां पर ये नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट होते हैं। इसी प्रकार से शुक्र भी एक शुभ ग्रह माने गए हैं, लेकिन बृहस्पति को इस तरह से शुभ माना गया है कि ये आपको हर तरह का ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं, जबकि शुक्र को इस तरह से शुभ माना गया है कि ये आपको हर तरह के भोग विलास के साधन प्रदान करते हैं। बुध जो है हमारी बुद्धि का कारक होता है। ये शुभ हो तो बुद्धि सही दिशा में चलती है, ये अशुभ हो, यानी अगर इनमें से किसी के साथ भी हो तो ये भी एक अशुभ ग्रह ही माना जाएगा। चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक एक शुभ ग्रह माना जाता है, और अगर वो इसके अलावा किसी दूसरी तिथि में पैदा हुआ है जातक तो एक अशुभ ग्रह माना जाएगा। अब इसमें आ जाएंगे नेचुरल मैलेफिक या क्रूर ग्रह, जिसको हम बोलते हैं सूर्य के ऊपर। सूर्य को हालांकि वैदिक ज्योतिष में एक पाप ग्रह माना गया है, लेकिन ये उस तरह से पाप ग्रह नहीं है जैसे बाकी शनि, राहु और केतु होते हैं। इसे एक क्रूर ग्रह कह सकते हैं। ये क्रूर होता है क्योंकि जैसे शादी के घर में अगर सूर्य हो तो शादी में रुकावट या बाधा या तलाक देता है, इस वजह से इसको पाप ग्रह माना गया है। लेकिन ये जिन चीजों का कारक है उसके वजह से इसको एक शुभ ग्रह भी माना जाता है। यहां पर आप इस तरह से मान सकते हैं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को एक शुभ ग्रह माना गया है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक इसे क्रूर ग्रह या पाप ग्रह माना गया है। इसी तरह से मंगल है, ये भी एक पाप ग्रह माना गया है जिस भाव में बैठता है। नैसर्गिक रूप से ये
मेलेफिक माना जाता है। इसी प्रकार शनि और फिर राहु और केतु को पाप ग्रह माना गया है। तो इन तरह से 5 ग्रहों को पाप ग्रह और शुद्ध रूप से बृहस्पति और शुक्र को शुभ ग्रह माना गया है और बुध और चंद्र को कंडीशनल रूप से शुभ माना गया है। तो अगर आप ऐसे एक जातक की कुंडली को देखेंगे तो सिर्फ आपको 2 ही ग्रह नेचुरल बेनिफिट मिल सकते हैं, क्योंकि बुध ज्यादातर सूर्य के साथ मिलता है तो पाप ग्रह बन जाएगा। अगर इसके साथ कोई शुभ ग्रह भी बैठा हो तो ये मिला जुला फल दे देगा, शुभ और अशुभ दोनों ग्रह होंगे तो। लेकिन अगर इसके साथ कोई ग्रह नहीं बैठा तो ये शुभ माना जाता है। ज्यादातर ये प्राय सूर्य के साथ मिलता है, इसलिए तब ये अशुभ हो जाता है। लेकिन अगर इसके साथ सिर्फ शुभ ग्रह बैठे जैसे शुक्र और बृहस्पति तो ये शुभ ग्रह माना जाता है। कई बार एक पाप ग्रह और एक दो शुभ ग्रह हो जाते हैं तो मिला जुलाकर ही इसका फल रहता है। इसी प्रकार चंद्रमा होता है। चंद्रमा को हम पक्ष बल से देखते हैं। तो आपने देखा कि नैसर्गिक तौर पर जो ग्रह पापी हैं, क्या वो प्रत्येक कुंडली में पापी होंगे? हालांकि नैसर्गिक रूप से तो वो पापी ही रहेंगे, लेकिन अगर ये त्रिकोण के स्वामी हो जाए, जैसे किसी कुंडली में मंगल 1, 5 या 9 का स्वामी हो जाता है, तो उस कुंडली के लिए वो एक शुभ प्लेनेट माना जाता है। यानी कोई भी पाप ग्रह अगर त्रिकोण का स्वामी हो जाता है तो वो एक शुभ ग्रह में बदल जाता है, लेकिन फिर भी उसमें एक नेचुरल मैलेफिक तत्व रहता है, नैसर्गिक क्रूरता रहती है। इस तरह से आप समझना है। इसी प्रकार से अगर कोई पापी ग्रह केंद्र का स्वामी हो जाए तो पाराशर ऋषि के अनुसार वो अपना पापत्व त्याग देता है, लेकिन वो शुभ तब तक नहीं होता जब तक वो त्रिकोण का स्वामी ना हो। तो अगर केंद्र का स्वामी है और साथ में वो त्रिकोण का स्वामी भी है तो बहुत ही शुभ हो जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कर्क लगन में मंगल के साथ ऐसा होगा, सिंह लगन में मंगल के साथ ऐसा होगा, तुला और वृष लगन में शनि के साथ ऐसा होता है। जिस प्रकार वो शुभ ग्रह में बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका नैसर्गिक तत्व पाप ग्रह का ही रहता है। राहु और केतु के बारे में भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि राहु और केतु का जो डिस्पोजिटर होता है, यानी राहु जिस राशि में बैठा है उसका भावेश कौन है। अगर उसका भावेश अच्छी स्थिति में है कुंडली में तो राहु केतु भी अच्छे फल देते हैं। इसके अतिरिक्त राहु केतु का ये भी फल होता है कि ये पाप स्थान में अच्छा फल देते हैं। कुंडली में पाप स्थान होते हैं 3, 6 और 11 स्थान, यानी तीसरे, छठे और 11वें घर में अगर राहु और केतु बैठते हैं या कोई भी अशुभ ग्रह बैठते हैं तो वो प्राय अच्छा फल देते हैं। यानी ये आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह से ये ज्योतिष समझी जा सकती है। राहु और केतु राजयोग कारक कब होते हैं? जब ये केंद्र में बैठे त्रिकोण स्वामी के साथ और त्रिकोण में बैठे केंद्र स्वामी के साथ, तब भी ये राजयोग बनाते हैं। तो इस तरह से राहु केतु राजयोग बना सकते हैं, ये भी आपको देखना होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में इससे आगे हम आपको बताएंगे ज्योतिष के बारे में। नमस्कार।